गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आप सभी का आज सोमवार के दिन बहुत बहुत स्वागत है। सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग बहुत खुश रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें। चलिए, कल और परसों आप सभी की छुट्टी है तो अच्छा है। और आइए लेक्चर शुरू करते हैं। और जैसा कि अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन है ही, पर जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं अब वो ऑफलाइन क्लास में ही मिलेंगे मुझसे। तो आज का लेक्चर हम सब ऑफलाइन ऑनलाइन वाले मिलकर जमकर पढ़ते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक अच्छे रिवीजन के साथ। कुछ बच्चे अभी ट्रैवल कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप सबको रिकॉर्डेड मिलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए मिलते हैं। फिजिक्स का आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए बेटा, लास्ट टर्न में हमने कैपेसिटर पर चार्ज एंड करंट निकालना सीखा था किसी टी टाइम पर। अगर आप सभी को याद हो तो हमने राजा बेटा कैपेसिटर पर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का फॉर्मूला निकाला था। चार्जिंग का केस हमने दो केस पढ़े थे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सर हमें कैसे पता चलेगा चार्जिंग होगा? मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर सर अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड हो तो 100% चार्ज होगा। का फॉर्मूला क्यू नॉट 1 - e⁻ ये सरनेम याद कर लीजिए। अगर किसी के पीछे ये लगा है मतलब टाइम के साथ चार्ज बढ़ेगा, बात याद रहेगी। अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट वॉज I0 e⁻ टाइम के साथ ये वाली क्वांटिटी घटेगी और ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी इन द सेम ऑफ इन द केस ऑफ चार्जिंग। क्या मेरी बात याद है? फिर अगर हम कुछ इंस्टेंट्स की बात करें, याद कुछ इंस्टेंट्स की बातें याद करें तो मैंने आपको बोला था टी बराबर टाउ पर क्या होता है। टाउ भी एक प्रकार का टाइम ही है। हमने उसकी यूनिट आपको सेकंड्स भी लाके बताई थी। टाउ पर क्या होता है, जो चार्ज होता है वो 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज आ जाता है और जो करंट होता है वो 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट रह जाता है। क्या मेरी बात याद है? बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, मजेदार, वाह वाह। फिर हमने टी बराबर टाउ ln2 पर क्या होता है अगर आप सभी से पूछूं तो आपका जवाब होगा करंट और चार्ज सब आधे हो जाते हैं। ध्यान रखना है बेटा, टाउ ln2 is a time at which current in the capacitor reduces to 50%, capacitor charges by 50%। क्या ये बात याद रहेगी सबको? बहुत अच्छे से बात याद रहेगी, बहुत बढ़िया। आप लोग निश्चिंत रहें, कोटा आपके लिए एकदम जम के तैयार बैठा है और हम खूब रच के पढ़ने वाले हैं, एकदम ऐसे भाई बहन की तरह, ताकि हमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एनीवेज, ये तो था चार्जिंग का केस। अब हम पढ़ेंगे राजा बेटा डिस्चार्जिंग। अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो राजा बेटा हमें याद होना चाहिए सब कुछ घटता है। क्या बात याद है? हाँ, अगर घटता है तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का फॉर्मूला Q0 e⁻t/τ, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का फॉर्मूला I0 e⁻t/τ। बात याद होनी चाहिए। अगर हम ग्राफ की बात करें तो चार्जिंग के केस में ग्राफ ऐसा होगा और करंट का ग्राफ ऐसा होगा। पर अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो सब कुछ घटेगा। मतलब आपको ये बात तो समझ में आनी ही चाहिए, यहां से शुरू होगा और ये भी यहां से शुरू होगा, करंट भी टाइम के साथ घटेगा। क्या बात मेरी याद रहेगी? सभी को एकदम जम के याद रहेगी? बहुत बढ़िया। तो यहां तक के हमने कुछ आपको सवाल भी करवाए थे। हमने आपको टाउ कैलकुलेट करना भी सिखाया था। टाउ कैलकुलेट करने की विधि क्या थी? बहुत सिंपल विधि, शॉर्ट द बैटरी। भुवन पहले मैं पढ़ा लेता हूं, फिर आपके डाउट्स होंगे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, चिंता ही मत करो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है आप मुझे भेज दो, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। पहले बैटरी को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट द बैटरी एंड फाइंड आर नेट अक्रॉस कैपेसिटर।
बस, क्या यहां तक की बात आपको याद है? एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से। क्या ये सारी बातें हमने बहुत जम के पढ़ ली थी? देख, अगर रिवीजन हो गया तो कितनी अच्छी बात हो गई। अब तुझे देखिए सारी बातें टिप्स पे हो गई। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेक्शन नोन एज डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। बहुत अच्छा सेक्शन है। क्या होते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स? आप लोगों ने जब कैपेसिटर की एक्सरसाइज लगा रहे होंगे तो आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे। अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक पार्शियली, फुली, बहुत सारे सवाल थे। और फिर आप सोचते हैं कि यार ये वाला सर ने अभी तक तो बताया नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आज के लेक्चर के बाद आप ये सारे सवाल भी बहुत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये सवाल, आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाकर आगे बढ़ूंगा। ध्यान से देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं? पहले नाम डाइलेक्ट्रिक, बच्चों को ये डाइलेक्ट्रिक शब्द जो है वो थोड़ा अजीब लगता है। डाइलेक्ट्रिक है क्या? पर आपको मैं जैसे सूरज को रवि, पानी को जल की बात कहता हूं, वैसे ही राजा बेटा डाइलेक्ट्रिक मतलब ना वो कंडक्टर्स हैं, ना वो कंडक्टर्स हैं, ना वो ऐसे कि मतलब कंप्लीट इंसुलेटर है। ये जनरली इंसुलेटर्स की कैटेगरी में हम इनको डालते हैं। इंसुलेटर्स की कैटेगरी में हम इनको डालते हैं। कंडक्टर्स ये जनरली नहीं होते। अब ये क्या काम में आते हैं? तो पहला फायदा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर प्रोवाइड आर यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैपेसिटर प्लेट। सपोर्ट टू द कैपेसिटर प्लेट का मतलब क्या? अरे मेरे बेटा, आप खुद सोचिए, अगर एक कैपेसिटर की एक प्लेट पे चार्ज एक क्यू है और एक पे माइनस क्यू है, तो आप मुझे बताओ क्या इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा? अगर फोर्स का फॉर्मूला याद हो, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सोचो, क्या फोर्स लगेगा? सर फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स लगने पर क्या ये प्लेटें एक दूसरे के पास आ जानी चाहिए? हाँ सर, आ जानी चाहिए। आ जाएंगी तो ये तो एक दूसरे से चिपक जाएंगी। अब अगर चिपक जाएंगी तो आप खुद सोचिए, चिपकने पे तो लफड़ा हो जाएगा, हमारा अब कैपेसिटर कैपेसिटर नहीं रहेगा। तो भैया क्या किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोटिंग की जाती है, एकदम प्रॉपर कोटिंग की जाती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। और बीच में उसी मटेरियल का मलबा इनके बीच में भर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैब। इन द फॉर्म ऑफ स्लैब। क्या मेरी बात याद रहेगी? तो भैया डाइलेक्ट्रिक का फायदा, पहला फायदा है, सबको क्लियर होना चाहिए कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैपेसिटर। सर बहुत बढ़िया, डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड सपोर्ट टू कैपेसिटर, हमें ये बात समझ में आ गई। आगे की बात सुनिए, मैं आपको आज पूरी फील कराऊंगा, प्लीज कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी अपने अपने खुद से डाउट मत बनाओ, पहले मेरे को सारी बात समझाने दो, आपको जम के फील आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर पढ़ा है? हाँ सर, कंडक्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे बताओ, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आप बोलो। जहां मेटल होता है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। पक्का? बहुत अच्छी बात है, जीरो होती है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं आपसे। मान लो हमने बाहर से इस कंडक्टर के अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जिसका नाम है ई एक्सटर्नल। लगा दी तो लगा दी, ई एक्सटर्नल कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे बताओ, जब ये ई एक्सटर्नल लगेगी तो क्या कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा। जब लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, कहीं पर वैकेंसी छोड़कर, मतलब क्या एक तरफ प्लस ई और एक तरफ माइनस ई इकट्ठा हो जाएगा। पोलराइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। अगर इतनी बात याद है तो राजा बेटा, these are known as induced charges. Say yes or no. Say yes or no. अब इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड इधर डेवलप हो जाएगी, इस तरफ ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा। और अगर आप जानते हैं कि मेटल के अंदर ई नेट जीरो होता है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं
ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ई एक्सटर्नल के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। कभी तो हाँ ना बोलो, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में अगर मैं कंडक्टर भर दूंगा, तो क्या कंडक्टर भरने से क्या मेरा कैपेसिटर बनाने का जो मेरा ड्रीम है, क्या वो फुलफिल हो जाए? क्या कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो पाएगा? क्या कैपेसिटर के अंदर एनर्जी रह पाएगी? नहीं सर, नहीं रह पाएगी। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि यार कैपेसिटर अगर एयर फिल्ड है तो ठीक है, और अगर एयर फिल्ड नहीं है तो राजा बेटा हमें इनको किन्हीं मटेरियल से भरना पड़ेगा। से यस और नो, टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू दीज प्लेट्स। सर बात एकदम चमकी। तो राजा बेटा अब हमने इसको भर दिया किससे? एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से। किससे भर दिया मेरे लाल? जल्दी बोल, जल्दी बोल, किससे भर दिया? एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से राजा बेटा मैंने इसको भर दिया। हालांकि ये पूरा ही भरा होता है, पर मैं आपको फील करा रहा हूं कि मैंने इसको डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से भर दिया। भरने पे क्या होगा आप सभी को समझ में आएगा। बाहर से अभी भी, सॉरी, बाहर से अभी भी मैंने ई एक्सटर्नल ही लगाई है। बाहर से अभी भी मैंने ई एक्सटर्नल ही लगाई। देखिएगा जरा, बाहर से अभी भी मैंने ई एक्सटर्नल लगाई, पर आप देख पा रहे होंगे कि जो अंदर इंडक्शन हुआ है वो इंडक्शन माइनस ई प्लस ई इतना हुआ है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्सटर्नल से ज्यादा है या कम है? बोलो, ज्यादा है या कम है? कम है। सेम नहीं है आकाश कुंदू। अगर सेम होती तो अंदर इलेक्ट 0 हो जाता। मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्लास में बने रहो। सन्नाटे में चले जाओगे अगर मेरी बात ढंग से नहीं सुनोगे तो। आप अब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब लेके आते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ध्यान से सुनिए, यहां पर भी इसके पास भी कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो राजा बेटा क्या उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर लगेगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और प्लस ही इधर आ जाएगा? हाँ, पर क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, काइंड ऑफ एक इंसुलेटर है, तो आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि यार यहां पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कम से कम वो मेटल जितनी तो नहीं आएगी। मेटल में तो साला ई इंड्यूस्ड पूरी ही एक ई एक्सटर्नल के बराबर आ रही थी, पर यहां पर ई इंड्यूस्ड आएगी तो सही, पर ई एक्सटर्नल के कम आएगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ई इंड्यूस्ड का एरो छोटा बनाया है और ई एक्सटर्नल का बड़ा बनाया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, क्या ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड? इसको किसी को डाउट या परेशानी हो तो बोलो। सर बहुत सिंपल, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर आप एक बात बताओ, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डालने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। अरे होने दो, इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा। पहले बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई या नहीं? आप इसको ऐसे याद करो, आप इसको ऐसे याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि आप हवा में अगर कहीं मीडियम भर देते थे तो वहां का जो फोर्स था, याद है आपको? वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्या वो 1/k टाइम्स हो जाती थी? हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे। तो राजा बेटा यहां पर भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैं उसको बोल सकता हूं ई एक्सटर्नल बाय के? अब ये बात बच्चों को थोड़ी कम समझ में आती है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। What do you mean by the term dielectric constant, capital K? What do you mean by the term epsilon r? राजा बेटा ये एप्सिलॉन आर और कैपिटल के मीडियम की ताकत बताता है कि यदि आप अपनी बाहर की एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में से पास कर दोगे, तो राजा बेटा वो मीडियम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने गुना कम कर देगा?
डिवाइड बाय के, समझ रहे हो कितने गुना कम कर देगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप शायद अच्छे से समझ पाए। यदि मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ई एक्सटर्नल है 10 वोल्ट पर मीटर और ई नेट रह गई मीडियम में 2 वोल्ट पर मीटर। कोई मुझे बताए उस मीडियम का के क्या होगा, उस मीडियम का कैपिटल के क्या होगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो ये जो 5 है ये क्या बता रहा है, ये 5 ये बता रहा है कि राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम 5 गुना कम हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियरली चमकी है सबको, एकदम अच्छे से चमकी है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आप मुझे ये बताइए, कंडक्टर्स के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए। सर अभी आपने फॉर्मूला बताया, तो सर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, अभी आपने देखा 0 आएगा, तो मुझे बताओ कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अरे बेटा के की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए फॉर कंडक्टर्स। क्यों, आप सोचो इस इक्वेशन में अगर आप के की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो कुछ अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, इसका मतलब क्या ई नेट हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें एक बात और क्लियर हो गई कि भैया कैपिटल के फॉर कंडक्टर इन्फिनिट क्यों होता है। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम जम के, कि यार मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है, क्योंकि उसका जो के होता है राजा बेटा दैट इज इनफिनिट फॉर द मैटर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है सर। तो यहां मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बताई कि यार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या होता है। ये औकात है बेसिकली किसी मीडियम की, जो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली अगर लगाओगे तो वो उसको कितने गुना कम कर देगा, दैट रिप्रेजेंट इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, बेटा वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, पर मैं उसका कुछ उदाहरण अभी दूंगा। पर पहले मैं कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूं, मैं कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं। पहला फायदा सर, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैपेसिटर। दूसरा फायदा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपको ये बात याद होगी, शायद ये बात आपको आशर, अब आप मेरी बात सुन लो पहले, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपका जो डाउट है आप मुझे बाद में वापस व्हाट्सएप कर देगा, क्योंकि बेटा मैं 3 बार तो एक ही बात को रिपीट करता हूं, और फिर मैं जब नई स्लाइड पे आता हूं फिर आप पुराना वाला डाउट पूछते हो, तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है बेटा ना। तो आपका कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे वापस व्हाट्सएप शाम को कर लेना, मैं पूरा वापस बता दूंगा। आइए, तो भैया मुझे बताओ, यदि आप कैपेसिटर में, अगर आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो ये तो आपको पता है कि यार उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। हाँ सर इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा फायदा, क्या कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज बढ़ जाएगा। पहला फायदा, कैपेसिटर की प्लेट्स को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा फायदा, क्या कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्या पानी भरने की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं अब आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटी। प्रोसेस क्या है समझा देता हूं, इसको थोड़ा साइड में रख के प्रोसेस समझ लो। हमारे पास एक हवादार कैपेसिटर था, कौन सा था जल्दी बोलो। हवादार कैपेसिटर मतलब एयर फील्ड कैपेसिटर था, उसको हमने चार्ज कर दिया। तो मुझे बताओ चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी, हटाने के बाद मुझे बताओ क्या यहां पर चार्ज क्यू और माइनस क्यू आ जाएगा। सर आ जाएगा, कोई बुराई नहीं। क्या अगर इस प्लेट का प्लेट एरिया ए है और इसका भी प्लेट एरिया ए है, तो क्या यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा चार्ज आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। हवादार मतलब होता है एयर फिल्ड कैपेसिटर। यार क्या बेटा इतना छोटी सी बात बोली वही नहीं चमक रही है। हवादार कैपेसिटर क्या हो गया, अरे भाई एयर फील्ड जो हवा में, जिसके अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। अभी सुनो, अभी सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनना।
मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी? मना मत करना सभी। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी, कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है। एक तो सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। अब राजा बेटा, इस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल भर दिया। ध्यान से सुनना, भरते पूरा ही है, भरते पूरा ही है, पर मैं आपको थोड़ी फील लाने के लिए हल्के से कोने छोड़ रहा हूं। भरते पूरा ही है, हालांकि आगे सवाल अभी आएंगे आधा भरा, पार्शली भरा, पर अभी जब मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, तो मैं आपको पहले पूरा भरकर बता रहा हूं। पूरा भरने का मतलब मैं हल्की सी स्पेस छोड़ रहा हूं, हालांकि ये स्पेस नहीं छोड़ी जाती है। अगर व्हेन इट इज सेट कंप्लीटली फिल्ड, मतलब पूरा भरा हुआ होगा। पर आपको बताने के लिए, समझाने के, मैंने हल्का सा साइड में, हल्का सा साइड में एक थोड़ी सी जगह छोड़ी ताकि आपको फील आए, ताकि डाइलेक्ट्रिक और आपको प्लेट्स के बीच में सेपरेशन दिखे, आपको हल्का सा पता चले हाँ यार ये डाइलेक्ट्रिक है और ये प्लेट। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ का प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या यही वाला चार्ज है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा? हाँ सर, बहुत मजेदार बात है। तो मुझे बताओ, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस हवादार कैपेसिटर में भरेंगे, तो हवादार, ध्यान से सुनना, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब इस हवादार कैपेसिटर में भरेंगे, तो ध्यान से सुनना, क्या जब डाइलेक्ट्रिक भरा जा रहा था, तब क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी भरने से पहले? हाँ सर, भरने से पहले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी। जैसे ही आपने यहां पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, सोचिए क्या होगा। क्या ये डाइलेक्ट्रिक सोचेगा कि मुझ पर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या मैं उसका नाम ई एक्सटर्नल बोल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, यही तो बात है। देखो ये रही वो ई एक्सटर्नल, देखो वो ये रही एक्सटर्नल। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या इस कैपेसिटर की, इस हवादार कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्या वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरी गुड वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या हो रहा होगा? सर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर यहां पर कुछ माइनस 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 आ जाएगा, यहाँ कुछ प्लस प्लस आ जाएगा, और सर ये अपनी एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, ई इंड्यूस। बिल्कुल करेगा, कोई बुराई नहीं है, ये बुरानी वाली बात ही है। तो अगर मैं इसको बोल दूं सिग्मा आई प्लस का, और इसको मैं बोल दूं माइनस सिग्मा आई, तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट डेवलप हो गई? ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे यहां मैंने ई इंड्यूस्ड बोला है। हाँ ना, बोल यार। बहुत बढ़िया। क्या ये ई इंड्यूस्ड सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट सबको क्लियर? हाँ जी। ये समझ नहीं आया, वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब आपने कैपेसिटर के अंदर, एयर फील्ड कैपेसिटर के अंदर मटेरियल डाला, तो मटेरियल के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप ये देखो कि इस मटेरियल पर अब लगने लग गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये जो मटेरियल है ये थोड़ा थोड़ा पोलराइज्ड होगा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा पोलराइज्ड होगा। तो जब थोड़ा थोड़ा पोलराइज्ड होगा, तो मुझे बताओ, इस मटेरियल की अपनी एक प्लस की लेयर बन जाएगी और अपनी एक माइनस की लेयर बन जाएगी। तो ये प्लस वाली एक शीट का काम करेगी, ये इधर माइनस वाली भी एक शीट का काम करेगी, जिसे हम आयोनाइज्ड शीट भी बोल सकते हैं।
हाँ ना बोल। अब तू मुझे बता, तू खुद जानता है एक तरफ का सिग्मा अगर पता हो तो क्या उसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मुझे बता, इस सिग्मा आई के कारण क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? हाँ सर। और इस माइनस के कारण भी क्या इधर होगी? तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी? अरे अब तो हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, शानदार। अब आप मुझे बताओ, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट में और बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमला कर रही है, अगर वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाइयों बहनों यही होगी? ई नेट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। कनिष्का, समरबीर, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं इंसुलेटर डाल रहा हूं ना कि कंडक्टर। इंसुलेटर डालूंगा मतलब डाइलेक्ट्रिक डालूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। कितनी बार बोलूं ये बात? आप सन्नाटे में ही हो क्या पूरे? जीरो कब होती है? जीरो कब होती है? ये रहा वो केस। तो ये कंडक्टर डाला है क्या मैंने इसमें? अभी कंडक्टर डाला है क्या मैंने यहां पर? तो जब कंडक्टर डाला नहीं तो फिर जीरो कैसे बोल रहे हो? ऐसे बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। गजब करते हो यार, इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं तब भी जीरो लिख रहे हो। तो देखो, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कम हुई या बढ़ी? कम हुई। किससे कम हुई? सर एक्सटर्नल से। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं? सर एक्सटर्नल कितनी थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या 1/k टाइम्स कम हो गई? हाँ। तो क्या मैं यहां पर आंख बंद कर कर ई नेट लिख दूं सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल लिख दो सर, कोई बुराई नहीं है। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात। तो मेरे बच्चों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला होता है, अभी याद कर लो, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो देखो आप। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कट गया तो आप जरा देख पाएंगे, कोई हमसे पूछे कि इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा 1-1/k। और अगर मैं सिग्मा को खोल के Q बाय ए लिख दूं तो राजा बेटा एक और फॉर्मूला बन जाएगा, Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q 1-1/k। क्या मेरी बात याद रहेगी? K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, K इज एयर और वैक्यूम, एंड K इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल। सारा क्लियर कर दिया है मैंने आपको कि ये फॉर्मूला क्यों डाला है मैंने, और प्रूफ किया है कि ये फॉर्मूला आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इंड्यूस्ड चार्ज आपने निकाल कर दे दिया, पर आप उसका दूसरा फायदा बताओ। पहला फायदा आपने बोला सपोर्ट, दूसरा फायदा बताओ। तो आप देखेंगे दूसरा फायदा, मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? क्या ई नेट इंटू डी, क्योंकि पूरे मटेरियल पूरे कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। अब जब डाइलेक्ट्रिक से भर दिया भाई साहब, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई नेट इंटू डी से आएगा। अब आप मुझे बताओ ई नेट क्या हो गया? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी तो है वो प्लेट्स के बीच की दूरी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, तनीषा पहले सुन लो यार। सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू, सर ये क्यू है ये ए है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या क्यू बाय ए होगी? तो अगर मैं यहाँ क्यू बाय ए लिख दूं और थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्यू को इधर रख दूं, तो क्या ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। तो क्या यहाँ पर Q बराबर CV बोला जा सकता है, वेयर C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? तो जरा दूसरा अप्रोच देखिए, क्या दूसरा फायदा ये है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से सपोर्ट मिला, दूसरा डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के गुना
बढ़ गया। क्या बात क्लियर है? के का वैल्यू मीडियम का जनरली 1 से ज्यादा ही होता है। फॉर मीडियम के इज ग्रेटर देन 1। बहुत बढ़िया बेटा। तो जब हमने कैपेसिटर को पूरा भर दिया तो कैपेसिटेंस के गुना हो जाता है। ये हमने आपको रटवाया था पर आपको प्रूव भी कर दिया कि ऐसा होता है। तीसरा फायदा देखो कितना हिंदी में मास्टर ने लिखा है। तीसरा फायदा, पहला फायदा सपोर्ट, दूसरा फायदा कैपेसिटेंस बढ़ना, तीसरा फायदा some dielectric materials have higher dielectric strength। ओ तेरी, किससे? एयर से ज्यादा होती है। अच्छा मुझे बताओ इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब ये, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं पता? अरे राम बताया है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो किन्हीं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की एयर से भी ज्यादा होती है। अगर एयर से भी ज्यादा होगी तो सोचो क्या ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर पाएंगे? हाँ ना बोलो। बहुत जल्दी कंडक्टिंग नहीं बनेंगे। तो यार तीसरा फायदा चमका कि यार अब हम कैपेसिटर को 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा दे दें तो अगर एक हवादार कैपेसिटर होता तो वह कंडक्टिंग बन जाता। पर अब साला ये नहीं बनेगा क्योंकि कुछ लोगों की कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बच जाए। क्या बात क्लियर है सबको? एकदम अच्छे से। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। वेरी गुड बेटा। अब अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी हो, मैंने काफी कुछ बोल दिया है। अबे इसके बढ़ने से क्या फायदा? अरे विशेष अभी तो बताया एयर का डाइलेक्ट्रिक होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर जो एयर फील्ड कैपेसिटर है उसके बीच की एयर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁶ से ज्यादा हो गई, 3 × 10⁶ से ज्यादा हो गई तो सोचो क्या होगा? तो सोचो सर क्या वहां का मीडियम जो है वो कंडक्टिंग हो जाएगा। पर यहां पर डाइलेक्ट्रिक डालने से जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है साली वही ज्यादा होती है। क्योंकि क्या बोल रहा है तीसरा फायदा यह है कि कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही ज्यादा होती है। तो अगर आप उस टाइम पे 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर लगा भी दोगे तो उस मोमेंट पे आपका डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नहीं बनेगा। क्या बात क्लियर? बहुत अच्छा, शानदार, स्टेबिलिटी बढ़ गई, वेरी गुड। अब डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं? ये फालतू का टाइम पास थ्योरी है। देखो इसको पढ़ लो। These are those insulating materials which have microscopic displacement of the charges in the presence of external electric field। क्या आपने देखा अभी प्लस ई और माइनस ई? क्या आपने देखा अभी प्लस ई और माइनस ई? हाँ सिग्मा आई करा तो था यार। The maximum value of electric field up to which they can maintain their insulating behavior is called dielectric strength. Because above this the value of electric field becomes ionized। सब पढ़ लिया यार, फालतू की बात है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये थोड़ा केमिस्ट्री की बात हो रही है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये भी बता देता हूं पोलर और नॉन पोलर कौन होते हैं। ध्यान से सुनो। भव्य माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट, अरे यार अभी जब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो यहाँ पे सिग्मा आई और माइनस सिग्मा आई आए थे ना। अब ये माइनस सिग्मा आई और प्लस सिग्मा आई जो डिस्प्लेस हुए हैं ये क्या किलोमीटर्स में डिस्प्लेस होते हैं क्या? अरे यार प्लेट बहुत एमएम की होती है, उन्हीं के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट सही बात तो बोल रहा है। शब्दों से डर क्यों जाते हो? बेकार बात कर रहा है ये। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो खुद से भी बोल दोगे कि हाँ सर बात सही है। अब सुनो, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? वाटर पोलर नॉन पोलर? वाटर पता नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड।
कुछ बच्चे पोलर बोल रहे हैं, कुछ पोलर नॉन पोलर बोल रहे थे। घूसा मिला के साला, ना साला केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं साला, ना फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हैं, हम देंगे तुम्हें मिला के। तुम्हार मम्मी पापा को लेके आना ऑफलाइन में, आओ, हम एक एक के मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। कुछ तो बोल रहे हैं, ए टिकट कटाओ बे, हम तो जाएंगे ही नहीं कोटा, ये राक्षस खाएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर बेटा मैं बताना चाहता हूं, पहले बताओ इसकी इसकी जर्नी समझो। क्या डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है? हाँ। मटेरियल है तो क्या मैटर है? हाँ। मैटर है तो क्या मॉलिक्यूल्स है? हाँ। मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं? बिल्कुल है। और ये बात आपको पता होगी कि ये पूरी सृष्टि डाइपोल से मिलकर बनी है। मतलब क्या माइनस ई और प्लस ई क्या डाइपोल्स बने रहते हैं? अगर आप H2O की बात करोगे तो शायद आपको ये बात याद होगी कि इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। पहले हाँ ना बोल, बैंड शेप का होता है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पोलर वो लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, पोलर वो लोग होते हैं जिनका माइनस प्लस कोइंसाइड नहीं करता। वापस बोलो, पोलर वो लोग होते हैं जिनका माइनस प्लस कोइंसाइड नहीं करता। जैसे ऐसे, ये पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जिनका माइनस प्लस कोइंसाइड करता है। मतलब माइनस के ऊपर ही प्लस हो गए तो वो हो गए राजा बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कौन हो गए? नॉन पोलर। साले होते मटीरियल ही है, सब साले इंसुलेटर ही होते हैं, तो डरने की कोई शब्द नहीं हो साला ये पोलर नॉन पोलर क्या है। अरे पोलर में कुछ नहीं रे, नॉन पोलर पोलर में कुछ भी नहीं। एक में डाइपोल मोमेंट रहता है, दूसरे में डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है। आ जाओ पढ़ो। इन सच टाइप ऑफ मटेरियल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नेवर कोइंसाइड। देख रहे हो आप, नेवर कोइंसाइड्स विद ईच अदर, they are basically microscopically separated, therefore every molecule itself is an electric dipole। फील आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की, प्लस और माइनस रहते हैं, स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है बेटा। बहुत बढ़िया। अगर आगे बढ़े नॉन पोलर, अच्छा मुझे बताओ इनमें से बताओ पोलर कौन नॉन पोलर कौन, जल्दी बोलो। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। नॉन पोलर, in such type of dielectric the center of the positive and negative charges of the molecules in the absence of the field coincide with each other। अब इस लाइन को ध्यान से सुनना। अरे पागलों सुन लो पहले मैं क्या बोलना जा रहा हूं। ये प्लस और माइनस कोइंसाइड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। हाँ सर ये हो गए नॉन पोलर। अरे मैंने घूसा दे लेना है, पहले इधर देख लो। पहले बताओ नॉन पोलर क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर नॉन पोलर क्लियर हुआ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैं इन पर यदि मैं इन नॉन पोलर लोगों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? तो खुद समझो, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर लगाओगे तो सोचो क्या प्लस वाला इधर जाना चाहेगा और क्या माइनस वाला इधर जाना चाहेगा? क्या फिर ये पोलर बन जाएंगे? तो यही तो बात मैं बोलने जा रहा हूं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर सेंटर्स becomes microscopically separated, even every molecule becomes a dipole and these dipoles are along in the direction of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात पूछ रहा हूं। सभी के डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों अलाइन होते हैं? बोलो। कुछ बोल रहे हैं, कैसी बात पूछ रहा है, हमें क्या पता बे। अरे भाई यही तो बात बोली थी। वेरी गुड प्रज्ञान। हीट नहीं है चिन्मय, कौन सी हीट बे? स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया। Every dipole in the universe wants to be in stable equilibrium with minimum potential energy, and if you remember, potential energy of the dipole is given by minus pe cos theta। सोचो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तभी तो सभी डाइपोल्स इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कुछ बोल रहे ए तुम्हें कैसे पता चल रहा है? अरे यार डाइपोल का डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। फील आ रही है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए? हाँ ना बोल? एकदम अच्छे से क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ये पहले पूछी जाती थी एम्स में, नीट में इसके चांसेस बहुत कम है, पर मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर। अगर इसकी डेफिनेशन याद कर लो तो आप उससे आंसर निकाल के ले आओगे। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। वापस बोलो, वापस बोलो, घर पर ही अपने जहां पर बैठे हो वहां पर बोलो। सर टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना पोलराइजेशन आया है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो मटेरियल है बेटा ये ऐसे क्यूब के फॉर्म में होते हैं। ऐसे देखो आप, ये देखो, ये इसका डी हो गया और ये एरिया हो गया, तो वॉल्यूम हो गया राजा बेटा ए इंटू डी। तो कितने डाइपोल्स अलाइन हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? हलवा बात कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं है राजा बेटा। तो पोलराइजेशन वेक्टर, भाई साहब ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला कैसे आया इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे आया। आप मुझे बताओ, ये क्यू तो हो गया अपना वही प्लस सिग्मा, ये हो गया अपना माइनस सिग्मा, ये हो गया आपका माइनस सिग्मा आई, और ये हो गया आपका प्लस सिग्मा आई। बहुत बढ़िया। अब 5 मिनट मेरी बात सुनना, पोलराइजेशन किसका हुआ है? मटेरियल का। अरे पोलराइजेशन किसका हुआ है? मटेरियल का। हाँ, कब हुआ? अरे कब हुआ? जब सर हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। अरे यार बोलो ना यार, कब हुआ? जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। ठीक है, तो पोलराइजेशन में यहां पर चार्ज आ गया क्यू और यहां पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। पहले मुझे बताओ, क्या आपको यहां पर एक डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है? क्या दूसरा डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है? क्या तीसरा डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताओ, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अगर ये माइनस से प्लस है तो मुझे बताओ क्या नेट डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू आई से प्लस क्यू आई होगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब अगर माइनस क्यू आई से प्लस क्यू आई होगा और बीच की दूरी यदि राजा बेटा आर है, तो मुझे बताओ क्या नेट डाइपोल मोमेंट इज, अरे यार फॉर्मूला याद करो ना, क्यू इंटू टू ए होता था ना। टू ए इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो देखो यहाँ पे माइनस क्यू आई और प्लस आई के बीच में दूरी कितनी है? आर। तो देखो ये क्यू आई इंटू आर डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, कोई बुराई नहीं है। अपॉन वॉल्यूम, पहले मुझे बताओ इस प्लेट का एरिया कितना है ए, और दूरी कितनी है आर, तो वॉल्यूम बोलो क्या ए आर। क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। ये आर कैप क्या बता रहा है? सर आर कैप दिखा रहा है ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। देखो आप, अब आप मुझे बताओ, एक आर से एक आर कट गया तो क्यू आई बाई ए इंटू आर कैप रह गया या नहीं रह गया? हाँ ना बोल, अरे हाँ ना तो बोल मेरे लाल। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज क्यू आई बाई ए? अरे सर यही तो सिग्मा आई है। अरे सर यही तो सिग्मा आई है। तो ये लीजिए, क्या आपको मेरी बात याद रहेगी कि द डाइपोल पोलराइजेशन वेक्टर इज सिग्मा आई इनटू आर कैप। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं जाता है, पर एम्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये प्रूव कर कर बताया। क्या मेरी बात याद रहेगी राजा बेटा? एकदम अच्छे से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, क्या ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं? ई के इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, सब लिखा चुका हूं मैं सब। प्राची पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देख लो एक बार, आपके डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। पहले मेरे को बोलने दो, ताकि मैं सब चीज अच्छे से समझा दूंगा, तो आपके डाउट अपने आप ही जीरो हो जाएंगे। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, शानदार। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हाँ भाई, सब पढ़ लिया है अपन ने। थोड़ा और आओ। क्या ई इन द मीडियम इज ई एयर बाय के? हाँ सर। क्या सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा 1 - 1 बाय के? क्या क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू Q1 - 1 बाय के? अरे यार हाना तो बोलो। क्या ये सारी बातें अपन ने जम के पढ़ ली है बहुत अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो जब यहां तक की बात याद होगी, मैं इसको पहले ही सब लिखा के यहां सब पढ़ा चुका हूं बेटा, देख। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, देख। सब पढ़ा चुका हूं। बस ये एक प्रिंटेड फॉर्मेट में तेरे पास नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, इसलिए मैं ये सारी बात बता रहा हूं। गुड। बहुत अच्छी बात। अब यहां से शुरू होता है। अब ध्यान से देख। अब ध्यान से देख। ये जो सेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसलिए प्लीज इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। पुरानी बातें तो सिर्फ एक थ्योरी का रूपरेखा बनाने के लिए थी। अब जो बातें बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक पूरा भर रहे थे, मतलब जो बीच की डिस्टेंस डी थी उसमें पूरा भर रहे थे। क्या यहां पूरा भर रहा हूं? पढ़ो। When a dielectric slab of thickness T, which is less than D, is placed in the capacitor, मतलब क्या ये पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का केस हो गया? हाँ ना बोल यार। बहुत बढ़िया। अब ऐसे केस में अब ऐसे केस में क्या मैं इस सिस्टम का कैपेसिटेंस के सी टाइम्स ऑफ एयर बोल सकता हूं? क्या मैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल सकता हूं? नो सर, नॉट एट ऑल। वो तो आप तब बोल सकते थे, बोलो, वो तो आप तब बोल सकते थे जब पूरा भरा होता, पर यहां पर ये पूरा भरा नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं मेरे बेटा। मैं दोनों तरीके से तुझे बताऊंगा और तू फिर इसको रट लेगा, ये मेरी गारंटी है। दोनों तरीके बहुत अच्छे से समझना। पहला तरीका, ध्यान से देख। एक्सप्लेनेशन प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं, तू मेरे तरीके से समझ। पहले पहले मुझे बता, क्या ये एक हवादार, स्टेप नंबर 1 याद कर ले। एक हवादार कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज कर दिया, तो क्या उसपे सिग्मा माइनस सिग्मा, बीच की दूरी डी, एरिया ए था या नहीं था? क्या ये एयर फील्ड कैपेसिटर था इनिशियली? हाँ। अब इसके बीच में तीन तूने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, जिसकी मोटाई टी है, वो भर दिया। जिसकी मोटाई टी है वो भर दिया। मुझे बता बीच की दूरी कितनी थी? डी। टी तूने भर दी, तो बता ये दूरी कितनी बची? सर हमें क्या पता? अरे यार यहां से ये दूरी x मान ले, ये t मान ले, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? d माइनस टी माइनस एक्स। हाँ। अरे यार आजकल मेहंदी लगानी आती? मेहंदी मेहंदी कैसे लगाते रहे? मेहंदी में एक पहले पूरा हाथ भी भरते हैं, फिर साला आजकल अरेबिक चल रहा है, अरेबिक में साली बस एक सीधी लाइन भर देते हैं यूं साइड से। तो अभी हमने मेहंदी लगाई पर पूरी नहीं लगाई। हाँ चाइनीज मेहंदी, बहुत बढ़िया। तो अभी अपन ने एक सीधी एक पट्टी डाली है, एक पट्टी डाली है बस। ये पट्टी डाल दी भाई साहब, टी थिकनेस की। बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस जानना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेहंदी क्या होती है? अरे चिन्मय भाई साहब, आप मेरे को मतलब मेरे से 100-200 रुपए ले लो और मार्केट में पूछ के आओ मेहंदी क्या होती है। गजब ही हो यार। मतलब मतलब क्या प्रतिभा है हमारे देश में। हद है यार। उत्कर्ष मतलब मेहंदी नहीं पता है यार, क्या समझाऊं बताओ मैं। मुझे लग रहा है साला मॉड्यूल 4 तुमने कैसे पढ़ा होगा यार। अबे साला तुम्हें कुछ समझ में आया तो है ना मॉड्यूल 4? भाई सवाल तो किए है ना, कि साला यूं ही
अब जिसने पूछा था वो लेफ्ट, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलने दो रे, जीवन ऐसा अलग कट जाएगा, देंगे घूसा मिला के, पढ़ लो साथ में, आओ। तो भैया आओ बता रहा हूं मैं कैसे ऐसे लोगों का कैपेसिटेंस निकालते हैं, बहुत सिंपल। हाँ भैया, ये सिग्मा माइनस सिग्मा, चलो आप छोड़ दो, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ जम के। हाँ भाई, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। ये हमने टी थिकनेस की डाल दी। अब इसका सी नेट क्या होगा? सी नेट निकालना बहुत आसान, बहुत आसान। एक बात पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या जब आप मटेरियल डालोगे तो क्या इस हवादार कैपेसिटर के सिग्मा में कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। क्या इस सिग्मा माइनस सिग्मा में फर्क पड़ेगा क्या? अरे सर, फर्क तो तब पड़ता जब आप ये बाहर वाले कैपेसिटर को किसी बैटरी या किसी कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो। सर, इसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, तो ये पहले ऐसा था बेटा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये बात नहीं चमकी तो फील नहीं आएगी। 5-5 बार बताने में भी बच्चों को नहीं आता है, इसके पहले स्टेप बाय स्टेप सुन लो एकदम अच्छे से। इधर देखो सभी, पहले हवादार कैपेसिटर था, उसको चार्ज किया, बैटरी हटा दी, सिग्मा माइनस सिग्मा। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है? हाँ सर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब अगर तुम मुझे बताओ, अगर तुम इसके बीच में कुछ टी थिकनेस का माल भरोगे तो टी थिकनेस वाले के लिए यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हो गई या नहीं हो गई? एक्सटर्नल हो गई या नहीं हो गई? हो गई। तो मुझे बताओ, क्या यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी जहां जहां हवा है? हाँ सर, जहां जहां हवा है वहां तो अभी भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। पर मुझे बताओ मटेरियल के अंदर कितनी हो जाएगी, बोलो? क्या मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ, कम होगी ना यार। कम कितनी होगी? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड चिन्मय, मजा आ गया। क्या 1/k टाइम्स हो जाएगी बाहर वाली की? सर बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही तो मैंने किया। यहां भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। पता है AIPMT 2012 ने एक सवाल पूछ लिया था, ई और डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ। तो मुझे बताओ, क्या एक्स तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर एक्स से लेके टी तक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, फिर वापस एक्स से लेकर डी तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे बहुत सिंपल है यार दिव्यांश, बहुत सिंपल है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मीडियम में कम हो रही है, बाकी हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। बहुत बढ़िया। ऐसा ग्राफ शायद आपने मॉड्यूल में भी देखा होगा या कहीं बिगनर बॉक्स में सवाल के रूप में देखा होगा। वो मैंने आपको देखो अभी 2 मिनट में यहां बता दिया। हिंदी में बोलूं, कितना सिंपल है। कैपेसिटर जब हवा वाला था तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जब मटेरियल डाल दिया तो जहां मटेरियल डाला वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। खत्म बात। यही तो बात यहां पर हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई वी। हाँ सर, Q बाई वी। तो Q तो Q है या Q बदल गया? पहले हाँ ना बोलो। Q वही है या Q बदल गया? सर Q तो वही है, अपॉन V। अब ध्यान से सुन लो, V खाली इस पट्टी का या V इस पूरे कैपेसिटर सिस्टम का? बोलो सर, V पूरे कैपेसिटर सिस्टम का लेंगे। पर अगर आप सभी लोग जानते हैं कि P इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, अगर आप सभी लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस E इनटू D।
सर बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 बोल दूं और यहाँ का V2 बोल दूं और यहाँ का V3 बोल दूं, तो मुझे बताओ क्या V1 होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू x, V2 होगा सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट इनटू t, और V3 होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है। ओजस अभी मैं टी बाय के पे कहां तक आया हूं, मैंने अभी ये थोड़ी बताया यार। अब मैंने क्या करा, V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू रख दी, और जहां जहां सिग्मा था वहां मैंने सिग्मा रख दिया Q बाय A। तो बताओ Q से Q से Q से Q कट गया, हाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, Q से Q से Q कट गया, और राजा बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ऊपर चला गया, और फिर अगर एलसीएम लोगे तो दिस इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करता है लाओ ये बता देता हूं। अरे भाई क्या सॉल्व करना है, Q से Q तो कट गया, तो यहां क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आया अपॉन नीचे बचा x प्लस 1 अपॉन k प्लस d माइनस टी माइनस एक्स। देखो आप, अब ये x से x कट गया, अब आप फॉर्मूला देख लो d माइनस टी प्लस टी बाय के। मैं जो बोल रहा हूं इस फॉर्मूले को आपको कब याद रखना है, जब जब आपका कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड हो। कैसा फिल्ड हो, पार्शियली। उसका फॉर्मूला बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अभी मैं आपको इसको प्रूव कराऊंगा, पहले 2 मिनट सुनो। आकाश 2 मिनट सुनो पहले। सी ऑफ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर क्या फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सर बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ अगर कैपेसिटर ये जो पूरा भर दिया होता, अगर पूरा भर दिया होता के से, तो क्या आपके टी की वैल्यू डी हो जाती, से यस और नो। अभी जो आपने पट्टी ली वो टी थिकनेस की ली, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस टी थी। अगर आप टी बराबर टी रखते हो इस इक्वेशन में, रखो रखो ना, देखो देखो आप खुद देखो, अगर ये पूरा भरा होता तो आप खुद देख पा रहे हैं क्या कैपेसिटेंस पूरा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाता। अरे हो जाता या नहीं हो जाता, मतलब दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात क्लियर है। फॉर्मूला बोलो पार्शियली फिल्ड का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्या बात याद रहेगी, व्हाट इज टी, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। व्हाट इज के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, अरे भाई पहले इधर देख लो, जो मैं बोल रहा हूं पहले मुझे सुन लो, उसके बाद की बात सुनना, ध्यान से सुनो। जरूरी है क्या कि इस हवादार कैपेसिटर में एक ही पट्टी डालूं, अरे अगर बहुत सारी पट्टी डाल दूंगा तो, अरे तो डालो ना, रोका किसने, रोका किसने। ये T1 T2 T3 K1 K2 K3 एंड सो ऑन। तो देखो फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी
माइनस सबमिशन टी आई बाई के। जैसे यहां पर मैंने 3 लिया है ना, तो देखो इधर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। हाँ ना बोलो, क्या यहां तक बात याद रहेगी? अरे यार सब रिवीजन में रटवा दूंगा ना, परेशान क्यों होते हो? कोई चीज टफ आती है तो उसको अडॉप्ट करना सीखो ना, भागना क्यों है? अगर ये भागना शुरू कर दोगे ना तो ये अपनी रैंक पीछे लेते जाओगे, बहुत पीछे आती जाएगी रैंक। अगर हल्का सा टफ आने पे तुम्हारा दिमाग डोल रहा है अनुराग कुमार, बिल्कुल पीछे होते जाओगे। चैलेंज समझो ना यार। फॉर्मूला याद रहेगा एकदम अच्छे से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, बस पहले मेरी बात सुन लो। और यदि हम एक से ज्यादा डाल देंगे, इसका फॉर्मूला बोलो। इसका फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। क्या यहां तक बात याद रहेगी सबको? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को ये डेरिवेशन टफ लगा वो बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सर बताना तो, कैसे सर बताना तो? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या आप सभी को प्लेट प्रॉब्लम्स याद है? क्या आप सभी को प्लेट प्रॉब्लम्स याद है? हाँ याद है। अब आप मुझे बताओ, यहां आपको कितनी प्लेट्स दिख रही हैं? 4। तो कितने कैपेसिटर बनने चाहिए सोचो? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब राजा बेटा, अगर आप सिर्फ इस वाली जगह को T, इस वाली जगह को X, इस वाली जगह को D माइनस टी माइनस एक्स अगर मानते हो, सुन लो, आप सभी के फायदे की बात कर रहा हूं, आनंद आ जाएगा। मुझे बताओ, क्या मैं इस कॉम्बिनेशन को एक हवादार कैपेसिटर बोल सकता हूं, जिसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए, प्लेट एरिया सबका ए है, सबका प्लेट एरिया है, अपॉन एक्स। बोल सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स। दूसरे वाले को भी मैं कैपेसिटर मान सकता हूं क्या, जिसको मैं लिख सकता हूं के, इसको के मान लो, के, देखते जाओ, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। मतलब मैंने इसको एक कैपेसिटर मान लिया। तीसरा देखो, तीसरा C3। C3 क्या होगा सर? फिर से हवा वाला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी माइनस एक्स। हिंदी में सुनना, जो बच्चे ढंग से मन से अच्छे से समझना चाहते हैं, कैपेसिटर का अंत में खराब नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के जाऊंगा। इस बात को ध्यान से सुनो यार। आप थोड़ा सा देखो, क्या आपको यहां पर 3 कैपेसिटर नहीं दिख रहे सीरीज में? अगर मैं यहां एक बैटरी लगा दूं तो सर एक हवादार, सर एक हवादार, और सर बीच वाला कंप्लीटली फिल्ड। नो डाउट ये तीनों मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं, पर अगर इस एक कैपेसिटर की बात करूं, क्या इसमें 3 कैपेसिटर का समागम, तीनों सीरीज में है? तो आप मुझे बताओ, क्या 1/C नेट का फॉर्मूला, क्या सभी लोग, क्या सभी लोग सहमत हैं इससे? C1 बोलो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस एक्स, माइनस एक्स, सॉरी। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां से मैंने एक्स ऊपर भेज दिया,
एप्सिलॉन नॉट ए टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से सोचना, एकदम अच्छे से सोचना। मैं जो बोल रहा हूं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन एक्स प्लस टी बाई के प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के that is equal to 1 by c net. So guys, your c net will be epsilon naught a upon t minus t plus t by k. बोलो भारत माता की जय। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम अच्छे से। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी लग रही थी यार ये साला हलवा क्या हो गया, तो ये हलवा तू खुद सॉल्व करके ला सकता है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई। तू चिंता मत कर, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं जब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। तुझे क्या लगता है मैं हलवा थोड़ी बात करता हूँ भाई, मुझे सब पता है तू कहां और किसकी और किस बात पे बात चर्चा में फंसा हुआ। क्या बात क्लियर है? एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बेटा ये मैंने तुझे सिखा दिया, बहुत बढ़िया। तो देख मैंने यहाँ क्या लिखा है, यही तो बात मैंने यहाँ लिखी है। वी कैन ऑल्सो derive above formula by assuming all the capacitors in series and finding C net. क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से आ जाएगा। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लेट। आप मुझे बताओ जो आपने इसमें माल भरा, इसका जो सी निकल कर आया उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसमें कहीं एक्स दिख रहा है क्या? मतलब हमने यहां से एक्स लिया था और यहां से डी माइनस टी माइनस एक्स लिया था। अच्छा तो एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेट को यहां से एक्स दूरी पर भरता तो उसका सी कितना आता? सर उसका सी भी यही आता, उसका सी भी यही आता, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप प्लेट को पहली प्लेट से कितनी दूरी पर डाल रहे हो या दूसरी प्लेट से कितनी दूरी पर डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, यदि मेटल की स्लेब भर देते तो मेटल की स्लेब भर देते तो जहां के था वहां इंफिनिटी रख देता, और अगर के की वैल्यू इंफिनिटी रख देता तो क्या ये फॉर्मूले में कोई परेशानी है क्या निकालना है यार? कोई परेशानी? साला हलवा फॉर्मूला है। आगे बढ़ जाऊं, एकदम आगे बढ़ जाऊं, बहुत बढ़िया। व्हेन अ मेटल फॉइल, अरे ए चला गया, ये रहा यार, ये रहा ए, ये रहा। When a metal foil is placed in the capacitor, then the capacitance remains the same. ST is approximately 0. सुनो, मेटल फॉइल, यार फॉइल जानते हो पतली छोटी, बहुत पतली, बहुत पतली, मतलब क्या टी उसका नेग्लिजिबल हो गया? तो जब टी नेग्लिजिबल हो गया तो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई, ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई, तो बस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा। तो जो सी आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा, क्योंकि डी माइनस टी में टी तो है वो नेग्लिजिबल है। हाँ ना, तो बोल यार मेरे लाल, सारी बातें कर चुका हूं मैं एकदम मस्त होके, टेंशन ही मत कर। अरे सत्यम, आर यू मैड और व्हाट? यू आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग मी कितनी बजे तक क्लास लोगे, कितनी बजे तक क्लास लोगे? अरे भाई पढ़ाने तो दो यार, ले लूंगा मुझे जब तक लेनी है। गाइस व्हाट आर यू लाइक थिंकिंग? इतने दिन हो गए अब हमें, स्टिल यू आर डूइंग द सेम। स्पेशल केस गाइस, यदि ध्यान से देखो, यदि क्या ये कैपेसिटर की प्लेट, ये कैपेसिटर की प्लेट, और तुमने जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट लाई ना साली वो डाल दी मेटल की, और वो भी एक प्लेट से टच करके दूसरी प्लेट तक, मुझे बताओ क्या ये सिस्टम कैपेसिटेंस बना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सोचो, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, अरे सभी तो मेटल से कनेक्ट हो गए। तो जब सभी मेटल से कनेक्ट हो गए तो C बराबर Q बाई V में V इज द पोटेंशियल डिफरेंस।
और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 तो C क्या हो गया? इनफिनाइट। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम अच्छे से हाँ ना बोल यार। बहुत बढ़िया। चलो ये सवाल करना तो कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड कैपेसिटर इज C। बहुत बढ़िया। एक हवादार कैपेसिटर मान लिया करो चुपचाप, तो उसका C जो है वो एप्सिलॉन नॉट A/D है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू C है। तो भव्य स्लैब को प्लेट के बाहर रखेंगे क्या? प्लेट के बीच में ही तो रखते हैं भाई। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस दिस, मतलब आपको अब T मिल चुका है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मिल चुका है। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो C का फॉर्मूला बोलो। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 3D/4 प्लस 3D/4K। सॉल्व करना आता है क्या? सॉल्व करना आता है क्या भाइयों बहनों? सॉल्व कर लेना। आपके मॉड्यूल में भी ऐसे सवाल दे रखे हैं, सॉल्व इट। बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। सत्यम वो इसीलिए तो नहीं आएगा क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअसली तो यही पूछ रहे थे कि क्लास कितनी बजे तक खत्म करोगे, इसीलिए तो नहीं आएगा। डी एलसीएम 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4K। सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये एप्सिलॉन नॉट A/D was C, तो C डैश विल बी C अपॉन 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4K। ये लीजिए, सॉल्व भी कर दिया है मैंने आपके लिए। अगला सवाल, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ if someone moves from positive plate to negative plate of the capacitor। चलो भैया, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, यहाँ सिग्मा है या माइनस सिग्मा है? हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बोलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बोलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बोलो सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बोलो सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताओ K1 बड़ा है K2 से? क्या आप सभी लोग ग्राफ बना के बताओगे? सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सबसे ज्यादा, उसके बाद K1 बड़ा है। तो K1 अगर बड़ा है तो ये बात तो पक्की है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 दैट विल बी लेस देन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से। तो क्या मैं ऐसे E1 बोल दूं? बोल दो सर। फिर उसके बाद क्या वापस हवा मिली? हाँ सर हवा मिली, मतलब क्या फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? हाँ सर। फिर सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली E2। अच्छा E2 जो है वो E1 से बड़ी है। भारत माता की। आप खुद चेक कर लें, क्या यही ग्राफ होगा? एकदम अच्छे से यही ग्राफ होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, सारे सवाल होंगे बेटा, कुछ नया थोड़ी है, बहुत हलवा है टॉपिक डायलेक्ट। हम लोग क्या है वो सवाल एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाय देख के ना हलवा हो जाते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं साला, बहुत बेकार। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर फिल्ड बाय डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। सुनना मेरी बात, मेहंदी कैसे लगाई जाती है अगर आपने ये सीख लिया तो अब स्टेज 3 वाली प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूं। स्टेज 1 पहले कैपेसिटर पूरा भरा। स्टेज 2 कैपेसिटर को पार्शियली फिल करा। स्टेज 3 अब कैपेसिटर को कैसे भी फिल करेंगे। कैसे भी का मतलब
कैसे भी का मतलब यूं भी भर सकता हूं, यूं भी भर सकता हूं। डिजाइन, मेहंदी की अलग अलग डिजाइन आती है ना, वैसे ही रैंडमली अब मैं आपको यहां पर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरना सिखाता हूं। आ जाओ। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर। बेटा दो तरह से कैपेसिटर को जनरली किया जाता है। एक टेक्निक होती है डिस्टेंस डिवीजन, मेहंदी लगाने की दो कला, डिस्टेंस डिवीजन और एरिया डिवीजन। अभी तक हम जो पढ़ते आए उसमें हमने, आप मुझे बताओ, कैपेसिटर के प्लेट के बीच की दूरी डी, यदि मैं पूरे प्लेट के बीच की दूरी को भर दूंगा तो क्या ये मैंने पूरी प्लेट को भर दिया, पूरी प्लेट के बीच के डिस्टेंस को भर दिया? हाँ सर, टी बराबर डी। अच्छा, इस वाले में? सर इस वाले में भी जो बीच की डिस्टेंस डी थी उसमें मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक को दे दी। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के केसेस पड़े, उन केसेस में हमने डिस्टेंस को डिवाइड करके डाइलेक्ट्रिक भरा कि एरिया को डिवाइड करके? आप मुझे बताओ। सर डिस्टेंस को डिवाइड करके। क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस प्लेट का ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस प्लेट का एरिया भी है, इस प्लेट का एरिया भी है, इस प्लेट का एरिया भी है और इस प्लेट का एरिया भी है। सभी कैपेसिटर जो C1, C2, C3 बन रहे थे उन सभी के एरिया कॉमन थे, बस सबकी डिस्टेंस अलग अलग थी। इसकी डिस्टेंस थी x, इसकी डिस्टेंस थी t, इसकी डिस्टेंस थी d माइनस t माइनस x। मतलब हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक जो भरा है वो डिस्टेंस को डिवाइड कर करके भरा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हैविंग सेम एरिया, डिस्टेंस डिवीजन में एरिया सेम रहेगा। नेक्स्ट राजा बेटा, एरिया डिवीजन, मेहंदी लगाने की दूसरी कला। अगर आप देखोगे तो आप मेहंदी कैसे लगाते थे? मेहंदी आप सीधे भी लगाते हो, मेहंदी आप ऐसे भी लगाते हो। वैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक कैसे भरूंगा? पहला तरीका डिस्टेंस डिवीजन, दूसरा तरीका एरिया डिवीजन। ध्यान से देखिए, मैं ऐसे भी तो भर सकता हूं, अरे ऐसे भी तो भर सकता हूं, हाँ ना बोल। अरे ऐसे भी तो भर सकता हूं, कभी तो हाँ ना बोल। जिसमें ये K1 ये K2, मुझे बता ये डिस्टेंस बोल सर डी, ये डिस्टेंस बोल डी, पर एरिया सर A/2, A/2। भैया जिसको जाना है जाओ, मैं ये कंप्लीट करके ही निकलूंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं मेरा बहुत मूड है आज ये चैप्टर कंप्लीट करने का। मैं ऑफलाइन में ये चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, सिर्फ इसके डाउट्स बताऊंगा। इसलिए पहले बोल रहा हूं जम के पढ़ लो। ये भागने वाला जीवन से सिर्फ 8-10 महीने के लिए निकाल दो। अगर ये भागना बंद कर दोगे ना, बहुत चीजों में आगे आ जाओगे अपने आप से, बहुत चीजों में आगे आ जाओगे। हाँ गाइस, तो दिस इज व्हाट एरिया डिवीजन फिलिंग। क्या एरिया डिवीजन ऐसे होता है और क्या डिस्टेंस डिवीजन ऐसे होता है? बहुत बढ़िया। अब आप हलवे से देखो, आप ध्यान से देखो, हलवे में इसको खेलोगे आप। यहां पे कैपेसिटर को कैसे भरा है, जल्दी बोलो। पक्का? पक्का? सोच लो। अच्छा मुझे बताओ कितनी प्लेट, मुझे बताओ कितनी प्लेटें दिख रही हैं? ये 1, 2, 3, कितने कैपेसिटर बनेंगे? जिनको 4 दिख रही है ना, उनको मैंने घूसा मार देना है मिला के। 4 प्लेट कहां दिख रही है तेरे को यहाँ पे? 3 प्लेट। कैपेसिटर कितने? 2। क्या इस पूरे को मैं एक कैपेसिटर मान लूं? क्या इस पूरे को मैं कैपेसिटर मान लूं? हाँ सर मान लो। इस पूरे को अगर मैं कैपेसिटर मानूंगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मानूंगा, और इस पूरे को अगर मैं कैपेसिटर मानूंगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 मानूंगा। तो मुझे बताओ,
ये कैपेसिटर ऐसा था बेटा, देखना ये बहुत गजब बात बोल रहा हूं मैं, बहुत गजब बात। पहला ये कैपेसिटर ऐसा था, बीच में क्या थी बोलो, हवा। तो जो सी नॉट था, क्या वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था? हाँ सर, हवा में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। फिर आपने इस तरह से मेहंदी लगाई, मेहंदी डिस्टेंस डिवीजन से लगाई कि एरिया डिवीजन से, बोलो। अब डिस्टेंस भी इस तरह से डिवाइड करी। अच्छा एक मिनट एक मिनट, क्या यह कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड है या फुली फिल्ड है, बोलो बोलो, पार्शियली फिल्ड है फुली फिल्ड है? अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, पार्शियली है कि फुली है? अरे बेटा फुली फिल्ड है, आधे में भरा है केवन और आधे में भरा है के। क्या ऐसे बोल सकता है, आधे में भरा है केवन और आधे में भरा है के, और दोनों भरकर कैपेसिटर को पूरा भर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे, इसका C1 ऐसा बोल सकता हूं? सर मीडियम है K1, एरिया है A, एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई D1। भाई प्लीज कोई चुप नहीं बैठेगा। क्या मैं C2 ऐसे बोल सकता हूं? सोचो, सोच लो, ऐसे हो बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? जबरदस्ती मत बोलना भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप मुझे बताओ, मुझे मुझे C1 से मतलब है, C2 से मतलब है, या इनका, एक बात सुनना मेरी, मेहंदी जब लगती है तो मेहंदी रचती है या पूरा हाथ देख के पता चलता है कि हाथ रचता? ऑब्वियसली सर, पूरा हाथ देख के बताते हैं कि हाथ रचता। वैसे ही K1 और K2 से भरने के बाद जो नया कैपेसिटर बना, उस नए कैपेसिटर का एरिया सर डी, सर सॉरी, एरिया ए, डिस्टेंस डी। सर जो टोटल माल है, क्या मैं उसे के नेट बोल दूं, के नेट? अरे यार सर, फील नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आ रहा सर, वापिस बोलो। फिर से बोलूंगा, चिंता ही मत कर, जब तक बोलूंगा तब तक तुझे समझ में नहीं आया। पहले बता, K1 K2 अलग अलग भरे। हाँ, तू तो पहले इनिशियली देख, क्या इनिशियली हवा थी? हाँ। क्या हवा में ऐसा था? हाँ। उसके बाद माल भरा। हाँ। माल भरने के बाद क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा? हाँ। तो जो नया कैपेसिटर आएगा वो यही तो आएगा, जिसका सी नेट क्या होगा? सर जिसका सी नेट होगा के नेट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? अब तू देख, C1 की वैल्यू रख दी, C2 की वैल्यू रख दी, तो थोड़ा सा देख, देख मैं तुझे फील करा रहा हूं, ध्यान से देखना एकदम अच्छे। सी नेट आएगा तेरा के नेट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब ये तेरा नया कैपेसिटर बन गया, जो अब ना तो K1 बोल रहा है ना अब K2 बोल रहा है, अब बन गया ये तेरा के नेट। इसका प्लेट एरिया है ए, बीच की दूरी है डी, और वो जो निकल कर आया वो क्या आया? सर वो आया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि ये जो बना, ये बना किससे? सर ये बना दो लोगों से मिलकर। सर एक आपने C1 बोला था, एक आपने C2 बोला था, और सीरीज में बोले, तो सर हमने इसको ऐसे कर दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे साथ दे। C1 थे तेरा K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू, इंटू C2 था तेरा K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू, अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। क्या कटा बोल, क्या कटा बोल? सर देख देख देख, ऊपर आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे देख K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू, मैं डी बाई टू कॉमन ले रहा हूं,
देख इधर देख, तेरे लिए सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूं, पर तेरे लिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि तू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कैलकुलेशन में। पहले बता ये होगा या नहीं होगा, पहले बता ये होगा या नहीं होगा। अब एक से ये कट गया तो यहां क्या बचा बोल, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, और ये था तेरा K नेट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, सॉरी D, हाँ उधर तो D आएगा ना, ये तो पूरा कैपेसिटर बना है ना। अब थोड़ा दिमाग लगा, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट गया, D से D कट गया, तो कोई तुझसे पूछे ऐसे सिस्टम का K नेट क्या होगा, तो ऐसे सिस्टम का K नेट 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा क्या। अरे हाँ ना तो बोल, मतलब जो K नेट तेरा आया वो आया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसको क्या तू ऐसे भी लिख सकता है, मैं ना जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं एकदम जनरल तुझे, ताकि वो ज्यादा चमकेगा, एकदम जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, देख एकदम जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं तेरे लिए। रेसिप्रोकल किया है मैंने यहां, अब तू थोड़ा दिमाग लगाना ध्यान से। क्या ये सही बात है, कुछ तो बोल रहे हैं ये तो हमारे जीवन में था ही नहीं, ये तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे मेरे लाल, ये कितना सिंपल है, हिंदी में सुन, इसको याद कैसे करना। अगर कभी तुझे ऐसे कैपेसिटर दे दे, और ध्यान से सुन, ये एक बड़ा कैपेसिटर, ये देख ध्यान से देख, मान लो तुझे कैपेसिटर पूरा फिल करके दे, और यहाँ K1 यहाँ K2 और यहाँ K3 दे दे, और तुझसे पूछे बता इस सिस्टम का K नेट क्या होगा, तो राजा बेटा इस सिस्टम का K नेट का फॉर्मूला तू ऐसे निकालना, दो के लिए था 2/K नेट, तो तीन के लिए होगा 3/K नेट, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, हाँ ना बोल, एकदम अच्छे से क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने प्रूव किया है, देख ये देख, ये देख, इफ डिस्टेंस, ध्यान से देख, इफ डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो देख n/k, अगर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है तो तीन, अगर चार में होता तो 4/this, पांच में होता तो 5/k नेट। अभी सवाल कराऊंगा ज्यादा क्लियरिटी आएगी, पर के नेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शायद ये तूने थर्मल कंडक्टिविटी में भी पढ़ा हो, शायद ये तूने थर्मल कंडक्टिविटी में भी पढ़ा हो, के नेट निकालने का तरीका, अगर वहां डायरेक्ट रटाओ, पर यहां पर ये मैंने फील करके बता दिया कि कैसा होता है। ऐसे ही सिंपल एरिया डिवीजन, अब देख एरिया डिवीजन कितना हलवा है, ये तो और ही हलवा है साला। हाँ भाई, मेहंदी कैसे लगानी है, ऐसे हिंदी में सुन, मेहंदी कैसे लगानी है ऐसे, अब तो और सिंपल, ये K1 ये K2, एरिया A/2, एरिया A/2, डिस्टेंस D, डिस्टेंस D, चल बोल, बोल C1, सर K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, C2 बोल मेरे लाल, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, यार हाँ ना तो बोलो, कोई पाप नहीं काट रहा हूं मैं, अभी भी 10-15 मिनट है, जम के पढ़ो, C1 C2 क्लियर है सबको एकदम अच्छे से।
हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया। अब तू मुझे ये बता, अगर तू यहां बैटरी लगाएगा और तू पूछेगा कि सी नेट क्या होगा, तो ये वी तो ये वी, ये जीरो तो ये जीरो, तो तू मुझे बता ये K1 के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर C1, K2 के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर C2, तो तू थोड़ा दिमाग लगा, क्या तू इसको ऐसे बोल सकता है? अरे हाँ ना तो बोलो रे बाबा। मतलब क्या C1 C2 पैरेलल, मतलब C1 C2 पैरेलल। कुणाल 2-4 मिनट ढंग से समझो ना, जबरदस्ती मत करो, बस फील करो। अच्छा, मैं और थोड़ी कहानी को अच्छे से बोलता हूं सर। अच्छे से मतलब ये, इनिशियली तुम्हारा कैपेसिटर ये था या नहीं था? ये था, हवादार था। सी नॉट जो था वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। अब तुमने इसके अंदर ऐसे माल भर दिया। अब जब माल भर दिया तो ये बोलो, क्या ये और ये अलग अलग कैपेसिटेंस बनाएंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था? सर बिल्कुल बनाए थे। अब आप मुझे ये बताओ, C1 और C2 ये हो जाएंगे। अब अगर अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सी नेट क्या होगा? मनीष सुन लो, सी नेट क्या होगा? तो सर सी नेट होगा C1 और C2 पैरेलल में, मतलब C1 प्लस C2, तो सी नेट विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, और सी नेट होगा जो नया कैपेसिटर बनेगा, वो नया कैपेसिटर क्या राजा बेटा ऐसा ही बनेगा फिर से, जिसका के होगा के नेट, जिसका एरिया होगा ए, तो सी नेट बोल के नेट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। डी ने डी को डी से माल दिया, एप्सिलॉन नॉट ए ने एप्सिलॉन नॉट ए को माल दिया, तो बोल के नेट का फॉर्मूला K1 प्लस K2 बाई 2। ओहो हो, खुपाच। मतलब एक बात बोलूं याद करने की, अगर डिस्टेंस डिवीजन है तो फॉर्मूला चलेगा सीरीज का, और अगर एरिया डिवीजन है तो फॉर्मूला चलेगा बोल पैरेलल। हमेशा याद कर ले, सीरीज में केनेट का फॉर्मूला 2 बाई के नेट 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, और पैरेलल में केनेट का फॉर्मूला, पैरेलल में केनेट का फॉर्मूला वाह K1 प्लस K2 बाई 2। अच्छा जी, ये ट्रिक याद कर लो, जीवन में कभी नहीं अटकोगे। अच्छा जी, अगर मान लो पैरेलल में एरिया जो है वो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता, ये होता K1, ये होता K2, ये होता K3, तो बोलो इसमें के नेट क्या होता? सर K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3। अरे भारत माता की जय। क्या बात याद रहेगी? हाँ ना बोल यार। ये ले, एरिथमेटिक मीन ऑफ K1 एंड K2। सवाल करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा एकदम काम। 5 मिनट और रुक जाओ, सवाल करा देता हूं ताकि फील आ जाएगी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, एयर फिल्ड कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरेड, मतलब C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है। तो सिर्फ पढ़ाई कर ले यार, तीसरी लेयर नहीं तो मतलब पता नहीं कहां आ जाएगी। पढ़ ले भाई। If a medium of dielectric constant phi is filled in half space, then find new capacitance of capacitor। अबे बहुत सिंपल है, पहले मुझे ये बता
ये एरिया डिवीजन है कि डिस्टेंस डिवीजन? जल्दी बोल, एरिया डिवीजन डिस्टेंस डिवीजन? सर एरिया डिवीजन। अबे अगर एरिया डिवीजन है तो सुन, एयर वाला कितने एरिया में? सर a/2। सर बाकी वाला भी a/2। तो मुझे बता, इसका C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2d और इसका हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट a/2d। फॉर्मूला भी लगा के दिखाऊंगा, तनीषा सुन लो पहले। ये C1 C2 क्लियर हुए? अब ये दोनों किस में है? सर पैरेलल में। तो सी नेट बोलो, C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस 5 एप्सिलॉन नॉट a/2d। तो भाइयों बहनों, एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन, 5 + 1 is 6, that is 3 एप्सिलॉन नॉट a/2d, सॉरी d। एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू 10 थी। ओहो हो, क्या 30 आंसर है? क्या 30 आंसर है? कुछ बोल रहे हैं यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो। सर सी नेट का फॉर्मूला होगा के नेट एप्सिलॉन नॉट a/d। बहुत बढ़िया, के नेट बोलो, के नेट। सर K1 प्लस K2/2। K1 कितना है? हवा है तो 1, मतलब 1 + 5/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/d, मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट a/d। अरे सियावर रामचंद्र की जय। चेक कर लो आप, फिर से साला वही बात है। वेरी गुड तन्वी, शानदार। जो छोटा लगे वो करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बस ध्यान रख लो। डिस्टेंस डिवीजन सीरीज, एरिया डिवीजन पैरेलल, खत्म। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। वेरी गुड। V और 0 के इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत सिंपल। V V V, ये पूरी लाइन। मुझे बताओ कौन कौन सीरीज में, जल्दी बोलो, कौन कौन सीरीज में, जल्दी बोलो, कौन कौन सीरीज में, जल्दी बोलो। 1 2 3 सीरीज में, सन्नाटे में चले गए। 1 2 3 सीरीज में। अरे राम, अबे दिख नहीं रहा, एरिया डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3। पहले इन तीनों को सॉल्व करो, इन तीनों को सॉल्व करके थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार। क्या इन तीनों को सॉल्व करके आएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3/3 और ये रहा K4। अब मुझे बताओ, ये और ये सीरीज और पैरेलल? अब सीरीज में, तो अब सीरीज में तो K नेट का फॉर्मूला 2/K इफेक्टिव इज 1 K1 प्लस K2 प्लस K3/3 प्लस 1 K4। अरे ये लो, खत्म 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 खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? भारत माता की जय। चलो इसको घर से करके लेके आना। ये बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? बोलो, उल्टा है उल्टा? ये बात K1 K2 सीरीज और फिर उसके साथ K3 पैरेलल, क्या बात है? मतलब क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, 2/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 और फिर इसको K3 के साथ सीरीज में खुद से करके लाओगे? होमवर्क, अरे मॉड्यूल में देख लेना, यही सवाल है। ये भी होमवर्क, सारे मॉड्यूल के सवाल हैं सारे। अच्छा एक छोटी सी बात, एक नया शब्द आया था आपके पास कॉपी में, बस 1 2 मिनट और है, चैप्टर खत्म हो चुका है भाइयों बहनों। एनर्जी डेंसिटी,
It is defined as energy per unit volume. फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आपको आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद है? हाँ सर याद है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दी है तो एनर्जी बोलो, एनर्जी बोलो। हाफ CV स्क्वायर। अभी एयर फील्ड है बेटा, ये एयर फील्ड ही है सब कुछ, बहुत बढ़िया। हाफ सी बोलना, सी। क्या ये सी सही है? क्या ये सी सही लिखा है मैंने? अब बस आप एक काम कर दो, ऊपर नीचे यहां पे ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे नहीं, डी से कर दो। एक काम करो, देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दिया। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी जगह का वॉल्यूम कितना है, इस पूरी जगह का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम। क्या बात है बच्चों, गजब। तो मुझे बताओ, क्या ए इंटू डी वॉल्यूम बोल सकता हूं? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ऐसा हो जाएगा? देखो देखो, अभी मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जरा फॉर्मूला देखना सही है गलत है। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज V बाई डी? व्हाट इज V बाई डी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राजा बेटा एनर्जी डेंसिटी बोले, मीन एनर्जी डेंसिटी बोले, आज के बाद फॉर्मूला याद रख लो। और ये बात यही प्रूव होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, एनर्जी वहां। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, एनर्जी वहां। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। और फॉर्मूला आपके सामने है, हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, मैग्नेटिज्म। मैं आपको परसों मतलब 2 दिन की छुट्टी के बाद क्लास में पढ़ाऊंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेस्ट में मैं एक लेक्चर मैग्नेटिज्म का पूछूंगा। कुछ तो बोल रहे हैं अरे मैग्नेट भी पढ़ा दे, 2 मिनट में पढ़ा दे, तू तो पढ़ा देना मैग्नेट। भारत माता की जय। सभी अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चों।